चलिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी, तमन्ना की जवानी। एक ठंडी सर्द रात थी जब हवा में रहस्य की महक बिखरी हुई थी और चांद आसमान में छुपा हुआ सितारों के पीछे अपनी कहानी बुन रहा था। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर, जहां दिए की मध्यम रोशनी खामोशी को चीर रही थी। वहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि दिमाग को भी उलझन में डाल देती है। ये कहानी है एक बेटी की जिसने अपने नाम को रोशन करने का सपना देखा और उस सपने को सच करने के लिए वो रास्ते चुने जो न सिर्फ मुश्किल थे बल्कि रहस्यों से भरे हुए थे। उसका नाम था अनन्या, एक साधारण सी लड़की जिसके बड़े बड़े सपने उसकी आंखों में चमकते थे और जिसके इरादे स्टील की तरह मजबूत थे। इस कहानी में रोमांच है, सस्पेंस है और एक ऐसी पहेली है जो हर कदम पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर पल एक नया मोड़ लेकर आता है और हर सवाल के जवाब में एक नया सवाल छुपा होता है। अनन्या का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे और रात की खामोशी को कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि अपने परिवार का पेट भर सकें। उसकी माँ एक गृहिणी थी जो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल को हंसते हुए सह लेती थी। अनन्या 2 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन उसकी सोच हमेशा सबसे अलग थी। जहां गांव की दूसरी लड़कियां शादी और घर गृहस्थी के सपने देखती थीं, वहीं अनन्या कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने कहा था, मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी, ऐसा काम करूंगी कि लोग मुझे सालों तक याद रखें। ये बात उसने तब कही थी जब वो सिर्फ 12 साल की थी और उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी को भी यकीन दिला दे कि वो अपने वादे को पूरा करेगी। स्कूल में वो हमेशा अव्वल रहती थी। उसकी टीचर कहती थी कि अनन्या में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसे बाकियों से अलग करता है। लेकिन गांव में पढ़ाई के बाद लड़कियों के लिए रास्ते कम ही थे और अनन्या को ये बात अच्छे से पता थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर सुबह वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, दोपहर में स्कूल जाती और रात को दिए की रोशनी में किताबों के पन्ने पलटती। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसे शहर के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। ये खबर सुनते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे तो कुछ ने ताने मारे, लड़की है, कितना पढ़ेगी, आखिर में तो चूल्हा ही संभालना है। लेकिन अनन्या पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने सपनों की ओर बढ़ चली। शहर में पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया गांव से बहुत अलग है। यहाँ हर कदम पर चुनौतियां थीं, हर चेहरे के पीछे एक नकाब था। स्कूल में उसने नए दोस्त बनाए, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। क्लास के बाद जब वो लाइब्रेरी में पढ़ाई करती तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। पहले उसने इसे अपनी थकान का नतीजा समझा, लेकिन एक दिन जब वो अपने हॉस्टल के कमरे में थी तो उसे खिड़की के पास एक कागज मिला। उस पर लिखा था, सपने बड़े हैं पर रास्ता खतरनाक है। ये देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उस रात वो सो नहीं पाई। बार बार वो लाइनें उसके दिमाग में घूमती रहीं। अगले दिन उसने अपने दोस्त राहुल को ये बात बताई। राहुल एक समझदार और हिम्मती लड़का था जो हमेशा अनन्या की मदद के लिए तैयार रहता था। उसने कहा, शायद कोई तुम्हें डराना चाहता है, लेकिन हम मिलकर इसका पता लगाएंगे। दोनों ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। स्कूल के बाद वो उस जगह गए जहां अनन्या
को कागज मिला था। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय एक पुराने लॉकेट के जो जमीन पर पड़ा था। लॉकेट में एक छोटी सी तस्वीर थी, लेकिन वो इतनी धुंधली थी कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अनन्या ने लॉकेट को अपने पास रख लिया और सोचा कि शायद ये किसी का कीमती सामान हो। अगले कुछ दिन शांत रहे, लेकिन अनन्या का मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक शाम जब वो हॉस्टल लौट रही थी, तो उसे एक काला कोट पहने हुए शख्स दिखा, जो दूर से उसे देख रहा था। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ी, वो गायब हो गया। उसने राहुल को फोन किया और सारी बात बताई। राहुल ने कहा, हमें सावधान रहना होगा, ये कोई आम बात नहीं है। अगले दिन स्कूल में एक नया टीचर आया, जिसका नाम था प्रोफेसर अखिल। वो सख्त मिजाज और रहस्यमयी था। उसकी क्लास में अनन्या को हमेशा लगता था कि वो उसे खास तवज्जो दे रहा है। एक दिन क्लास के बाद प्रोफेसर ने उसे रोका और कहा, अनन्या, तुम में कुछ खास है, लेकिन सावधान रहना, हर चमक सोना नहीं होती। ये सुनकर अनन्या के मन में सवाल उठने लगे। क्या प्रोफेसर को कुछ पता था, या वो भी इस रहस्य का हिस्सा था? उसने राहुल से इस बारे में बात की और दोनों ने प्रोफेसर पर नजर रखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक फेस्टिवल हुआ। वहां अनन्या ने देखा कि प्रोफेसर अखिल किसी अनजान शख्स से गुपचुप बात कर रहे थे। वो शख्स वही काला कोट वाला आदमी था जिसे उसने पहले देखा था। अनन्या ने राहुल को इशारा किया और दोनों चुपके से उनके पीछे गए। वो लोग स्कूल के पीछे एक पुराने गोदाम में घुसे। अनन्या और राहुल ने बाहर से सुनने की कोशिश की। अंदर से आवाज आई, वो लड़की ज्यादा सवाल पूछ रही है, उसे रोकना होगा। ये सुनते ही अनन्या के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। राहुल ने उसे शांत रहने का इशारा किया और कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों चुपचाप हॉस्टल लौट आए। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। वो सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो कोई उसे रोकना चाहता था। अगले दिन उसने अपने कमरे में एक और चिट्ठी पाई। इस बार लिखा था, सच के करीब मत जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। अब अनन्या को यकीन हो गया था कि कोई बड़ा राज है जो उससे छुपाया जा रहा है। उसने राहुल के साथ मिलकर फैसला किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगी, चाहे कुछ भी हो। दोनों ने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। उन्हें पता चला कि कई साल पहले एक लड़की, जिसका नाम संजना था, इसी स्कूल में पढ़ती थी। वो भी अनन्या की तरह होशियार और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। पुलिस ने इसे भगोड़ा मामला कहकर बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उसकी मौत हो गई थी। अनन्या को शक हुआ कि शायद उसका लॉकेट संजना का था। उसने तस्वीर को साफ करने की कोशिश की और धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वो चेहरा संजना का था, जिसकी तस्वीर स्कूल के पुराने रजिस्टर में मिली। अब सवाल ये था कि संजना के गायब होने का राज क्या था और उसका अनन्या से क्या कनेक्शन था। अनन्या और राहुल ने प्रोफेसर अखिल से सीधे सवाल करने का फैसला किया। अगले दिन क्लास के बाद वो उनके ऑफिस गए। अनन्या ने लॉकेट दिखाते हुए पूछा, सर, क्या आप इसे पहचानते हैं? प्रोफेसर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? अनन्या ने कहा, मुझे लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं। संजना कौन थी और उसका क्या हुआ? प्रोफेसर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम एक ऐसी आग के पास जा रही हो जो तुम्हें जला देगी। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, ऑफिस का दरवाजा खुला और वो काला कोट वाला शख्स अंदर आया। उसने अनन्या की तरफ देखा और कहा, तुमने बहुत कुछ जान लिया, अब चुप रहो, वरना। उसकी बात पूरी होने
से पहले राहुल ने अनन्या का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भाग निकले। हॉस्टल पहुंचकर अनन्या ने कहा, मुझे लगता है संजना की मौत कोई हादसा नहीं थी और प्रोफेसर इसमें शामिल हैं। राहुल ने कहा, हमें सबूत चाहिए, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन दोनों ने गोदाम में जाने का प्लान बनाया। रात के अंधेरे में वो चुपचाप वहां पहुंचे। अंदर उन्हें कुछ पुराने डब्बे मिले जिनमें कागजात और तस्वीरें थीं। एक फाइल में संजना का नाम लिखा था और उसके साथ एक लेटर था। लेटर में लिखा था, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो मजबूरी में किया। लेटर के नीचे प्रोफेसर अखिल का नाम था। अनन्या को समझ आ गया कि प्रोफेसर का संजना के गायब होने से गहरा रिश्ता था। तभी अचानक गोदाम का दरवाजा खुला और प्रोफेसर अखिल अंदर आए। उनके हाथ में एक बंदूक थी। उसने कहा, तुम दोनों बहुत आगे बढ़ गए। संजना ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की थी और तुम जानती हो उसका क्या हुआ। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप सच को नहीं छुपा सकते, लोग सब जान जाएंगे। प्रोफेसर हंसा और कहा, कौन मानेगा तुम्हारी बात, मेरे पास पैसा और ताकत है। तभी राहुल ने पीछे से एक लकड़ी उठाई और प्रोफेसर के सिर पर मार दी। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अनन्या ने कहा, हमें पुलिस को बुलाना होगा। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने फाइल और लेटर लेकर हॉस्टल की ओर दौड़ लगाई। पुलिस को सारी बात बताई गई और प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि संजना ने उसके एक गैरकानूनी धंधे का पता लगा लिया था और उसे चुप कराने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी थी। अनन्या की हिम्मत और समझदारी की वजह से न सिर्फ संजना को इंसाफ मिला, बल्कि स्कूल में चल रहा गलत काम भी बंद हो गया। गांव में जब ये खबर पहुंची तो लोग हैरान रह गए। अनन्या के पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने सचमुच अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया था। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, क्योंकि कुछ सवाल भी अनसुलझे थे। वो काला कोट वाला शख्स कौन था और प्रोफेसर के धंधे में और कौन कौन शामिल था? अनन्या ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को भी सुलझाएगी, क्योंकि उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अनन्या और राहुल ने पुलिस को सारी बात बताने के बाद थोड़ा सुकून महसूस किया, लेकिन उनके मन में अभी भी एक बेचैनी थी। प्रोफेसर अखिल की गिरफ्तारी ने एक बड़ा राज खोला था, पर वो काला कोट वाला शख्स अभी भी आजाद था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन अनन्या को लगता था कि ये मामला इतना आसान नहीं था। उसने राहुल से कहा, हमें उस आदमी को ढूंढना होगा, वरना ये खतरा हमेशा बना रहेगा। राहुल ने सहमति जताई और बोला, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी, ये लोग खतरनाक हैं। दोनों ने फैसला किया कि वो गोदाम से मिली फाइल को और गहराई से पढ़ेंगे। रात को हॉस्टल के कमरे में बैठकर उन्होंने हर कागज को ध्यान से देखा। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें कुछ कोडेड शब्द लिखे थे। अनन्या ने कहा, ये कोई संदेश हो सकता है, हमें इसे समझना होगा। राहुल ने अपने फोन से कोड्स की जानकारी ढूंढी और दोनों ने मिलकर उसे डिकोड करने की कोशिश शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद एक नाम उभरकर सामने आया, विक्रम। डायरी में ये भी लिखा था कि विक्रम शहर के एक बड़े बिजनेसमैन से मिलने वाला था। अनन्या को याद आया कि उसने स्कूल के फेस्टिवल में एक शख्स को प्रोफेसर से बात करते देखा था, जो सूट में था और काफी प्रभावशाली लग रहा था। क्या वो विक्रम था? अगले दिन अनन्या और राहुल ने स्कूल के पुराने स्टाफ से बात की। एक चौकीदार ने बताया कि प्रोफेसर अखिल अक्सर शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन राकेश मेहता से मिलने जाता था। राकेश मेहता का नाम सुनते ही अनन्या के दिमाग में घंटी बजी। वो शहर का वो शख्स था जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसके
पास इतना पैसा और रसूख है कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था? अनन्या ने राहुल से कहा, हमें राकेश मेहता तक पहुंचना होगा, लेकिन सीधे जाना खतरनाक हो सकता है। राहुल ने सुझाव दिया, क्यों न हम पहले उसके ऑफिस की रेकी करें। दोनों ने प्लान बनाया और अगली सुबह शहर के उस इलाके में पहुंचे जहां राकेश का ऑफिस था। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स। अनन्या ने दूर से देखा कि एक काला कोट वाला शख्स राकेश के ऑफिस से बाहर निकला और एक गाड़ी में बैठकर चला गया। उसकी चाल और कद काठी बिल्कुल वैसी थी जैसी अनन्या ने पहले देखी थी। उसने राहुल को इशारा किया और दोनों ने उस गाड़ी का पीछा करने का फैसला किया। गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर रुकी। वहां एक पुराना गोदाम था जो बाहर से जर्जर दिखता था। अनन्या और राहुल ने छुपकर देखा कि काला कोट वाला शख्स अंदर गया और कुछ देर बाद वो राकेश मेहता के साथ बाहर निकला। दोनों किसी गहरी बात में डूबे थे। अनन्या ने अपने फोन से उनकी तस्वीर खींच ली। तभी एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और चिल्लाया, यहाँ कौन है? दोनों भागे और किसी तरह हॉस्टल वापस पहुंचे। सांसें थमने के बाद अनन्या ने कहा, अब हमारे पास सबूत है, लेकिन ये काफी नहीं है। राहुल ने कहा, हमें उनके प्लान का पता लगाना होगा। अगले दिन अनन्या ने अपने गांव से एक पुराने दोस्त सोनू को फोन किया। सोनू अब शहर में एक छोटा सा जासूस का काम करता था। उसने कहा, मैं राकेश मेहता के बारे में जानकारी जुटाऊंगा, तुम लोग सावधान रहना। कुछ दिनों बाद सोनू ने अनन्या को बताया कि राकेश एक गैरकानूनी धंधे में लिप्त था जिसमें नकली दवाइयां बनाकर बेची जाती थीं। प्रोफेसर अखिल उसका पार्टनर था जो स्कूल के जरिए इस धंधे को छुपाने में मदद करता था। काला कोट वाला शख्स जिसका नाम विक्रम था, उनका दाहिना हाथ था। सोनू ने ये भी कहा, उनका अगला बड़ा सौदा 2 दिन बाद होने वाला है उस गोदाम में। अनन्या ने फैसला किया कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। उसने राहुल और सोनू के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। सौदे वाले दिन वो लोग गोदाम के पास पहुंचे। वहां पुलिस को पहले से बुला लिया गया था। अनन्या ने अपने फोन से सारी बातें रिकॉर्ड करने का इंतजाम किया। जैसे ही राकेश और विक्रम सौदे की बात करने लगे, पुलिस ने छापा मार दिया। दोनों को मौके पर पकड़ लिया गया। रिकॉर्डिंग में उनका पूरा कबूलनामा था, जिसमें ये भी सामने आया कि संजना ने उनके धंधे का भेद खोलने की कोशिश की थी, इसलिए उसे मार दिया गया। कोर्ट में केस चला और राकेश, विक्रम और उनके साथियों को सजा सुनाई गई। अनन्या की बहादुरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। गांव में उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उसने सचमुच अपने वादे को पूरा किया था। लेकिन एक दिन जब वो अपने कमरे में थी तो उसे एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुमने बहुत कुछ खत्म किया, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। ये देखकर अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने चिट्ठी को टेबल पर रखा और कहा, मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। पुलिस की छापेमारी और राकेश व विक्रम की गिरफ्तारी के बाद शहर में एक अजीब सा सुकून छा गया था। अखबारों में अनन्या की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। लोग उसे एक नन्ही नायिका की तरह देख रहे थे, जिसने अपनी हिम्मत से बड़े बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। स्कूल में भी उसका सम्मान बढ़ गया था। टीचर्स और स्टूडेंट्स उसे एक अलग नज़र से देखते थे। लेकिन अनन्या के मन में वो आखिरी चिट्ठी बार बार घूम रही थी। उद्धरण चिन्ह, अभी सब खत्म नहीं हुआ। ये
शब्द उसके दिमाग में गूंजते थे। उसने राहुल और सोनू को ये बात बताई। राहुल ने कहा, शायद कोई और है जो इस धंधे का हिस्सा था और अब वो तुमसे बदला लेना चाहता है। सोनू ने सुझाव दिया, हमें उस चिट्ठी की लिखावट और कागज को चेक करना चाहिए, शायद कोई सुराग मिले। अनन्या ने चिट्ठी को ध्यान से देखा। कागज साधारण था, लेकिन स्याही में हल्की सी चमक थी जो आम पेन की नहीं लगती थी। उसने सोनू से कहा, क्या तुम इसे किसी एक्सपर्ट को दिखा सकते हो? सोनू ने हामी भरी और चिट्ठी लेकर शहर के एक फोरेंसिक दोस्त के पास चला गया। अगले दिन वो वापस आया और बोला, ये स्याही खास तरह की है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा दुकानों पर मिलती है। मैंने पता किया, ये एक पुरानी किताबों की दुकान से आ सकती है जो शहर के पुराने बाजार में है। अनन्या ने फैसला किया कि वो खुद वहां जाएगी। राहुल और सोनू उसके साथ चल पड़े। पुराना बाजार एक भीड़-भाड़ वाला इलाका था जहां सनकरी गलियों में दुकानें सटी हुई थीं। वो किताबों की दुकान ढूंढते हुए एक छोटी सी गली में पहुंचे। वहां एक पुरानी सी दुकान थी जिसका नाम था साहित्य संग्रह। दुकान के अंदर एक बुजुर्ग शख्स बैठा था जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी गहराई। अनन्या ने उससे पूछा, क्या आप यहाँ खास स्याही बेचते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से कहा, कैसी स्याही चाहिए बेटी? अनन्या ने चिट्ठी दिखाई और बोली, इस जैसी। बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन उसने कहा, हाँ, ये मेरे यहाँ से मिलती है, पर मैं इसे हर किसी को नहीं बेचता। अनन्या ने पूछा, हाल ही में इसे किसने खरीदा? बुजुर्ग चुप रहा, फिर बोला, मुझे याद नहीं, बहुत लोग आते हैं। उसकी बातों में कुछ छुपा हुआ लग रहा था। राहुल ने अनन्या को इशारा किया कि वो कुछ जानता है, पर बताना नहीं चाहता। बाहर निकलते ही सोनू ने कहा, हमें इस दुकान पर नजर रखनी होगी। अगली रात वो लोग फिर वहां गए और छुपकर दुकान को देखने लगे। करीब आधी रात को एक शख्स दुकान के पीछे के रास्ते से अंदर गया। उसने हुड वाली जैकेट पहनी थी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। कुछ देर बाद वो बाहर निकला और हाथ में एक लिफाफा लिए तेजी से चला गया। अनन्या ने कहा, हमें इसका पीछा करना चाहिए। तीनों उसके पीछे लग गए। वो शख्स गलियों से होता हुआ एक पुराने मकान के पास रुका। वहां उसने लिफाफा किसी को दिया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अनन्या ने देखा कि लिफाफा लेने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल का पुराना लाइब्रेरियन मिस्टर शर्मा था। वो अब रिटायर हो चुका था, लेकिन उसका नाम संजना के केस में कहीं न कहीं आया था। अगले दिन अनन्या ने स्कूल के रिकॉर्ड्स चेक किए। पता चला कि मिस्टर शर्मा संजना के समय में लाइब्रेरी का इंचार्ज था और प्रोफेसर अखिल का करीबी दोस्त था। क्या वो भी इस गोरखधंधे में शामिल था? अनन्या ने राहुल और सोनू के साथ मिस्टर शर्मा से मिलने का प्लान बनाया। वो उसके घर गई और दरवाजा खटखटाया। मिस्टर शर्मा ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गया। अनन्या ने सीधे पूछा, आप रात को उस लिफाफे में क्या ले रहे थे? मिस्टर शर्मा ने पहले इनकार किया, लेकिन जब अनन्या ने दुकान की बात और स्याही का जिक्र किया तो वो टूट गया। उसने कहा, मैं मजबूर था। राकेश और अखिल ने मुझे ब्लैकमेल किया था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अनन्या ने पूछा, किस बात से ब्लैकमेल किया? मिस्टर शर्मा ने गहरी सांस ली और बोला, संजना की मौत में मेरा भी हाथ था। मैंने कुछ नहीं किया, बस चुप रहा। लेकिन अब वो लोग मुझे फिर से धमकी दे रहे हैं। उसने बताया कि राकेश का एक और पार्टनर है जो जेल से भी अपने धंधे को चला रहा है। उसका नाम था अर्जुन सक्सेना, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में लोग सिर्फ
फुसफुसाहट में बात करते थे। अनन्या को समझ आ गया कि असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर था। उसने मिस्टर शर्मा से कहा, अगर आप सच बताएंगे तो पुलिस आपकी मदद कर सकती है। मिस्टर शर्मा तैयार हो गए। अगले दिन वो लोग पुलिस के पास गए और सारी बात बताई। पुलिस ने अर्जुन सक्सेना की तलाश शुरू की, लेकिन उसी रात अनन्या के कमरे की खिड़की पर एक पत्थर आकर लगा। उसके साथ एक कागज बंधा था जिसमें लिखा था, अर्जुन को छूने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारा अंत नजदीक है। अनन्या ने कागज को हाथ में लिया और मुस्कुराई। उसने राहुल को फोन किया और कहा, अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि वो जानती थी कि ये धमकी उसकी हिम्मत को और मजबूत करेगी। अनन्या ने उस पत्थर और कागज को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर की जगह एक नई चमक थी। उसने राहुल को बुलाया और कहा, ये धमकी इस बात का सबूत है कि हम सही रास्ते पर हैं। अर्जुन सक्सेना को लगता है कि वो मुझे डरा सकता है, लेकिन वो गलत है। राहुल ने चिंता से कहा, अनन्या, ये लोग खतरनाक हैं। हमें पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अनन्या का इरादा पक्का था। उसने कहा, पुलिस अपनी जगह काम करेगी, पर मैं चुप नहीं बैठूंगी। हमें अर्जुन तक पहुंचना होगा और इसके लिए हमें मिस्टर शर्मा की मदद चाहिए। अगले दिन वो लोग फिर मिस्टर शर्मा के घर गए। अनन्या ने उनसे पूछा, आप अर्जुन के बारे में और क्या जानते हैं? उसका ठिकाना, उसकी कमजोरी, कुछ तो होगा जो हमें उस तक ले जाए। मिस्टर शर्मा ने थोड़ा सोचा और बोला, अर्जुन बहुत चालाक है। वो कभी एक जगह नहीं रुकता, लेकिन उसका एक भाई है, रोहन, जो उसकी कमजोरी है। रोहन शहर के एक क्लब में काम करता है। अगर तुम उसे पकड़ सको तो अर्जुन सामने आ सकता है। अनन्या ने राहुल और सोनू से कहा, हमें रोहन को ढूंढना होगा। सोनू ने अपनी जासूसी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए पता लगाया कि रोहन ब्लू मून क्लब में बारटेंडर है। वो क्लब शहर के पॉश इलाके में था, जहां रात को चहल पहल रहती थी। तीनों ने प्लान बनाया कि वो क्लब जाएंगे और रोहन से बात करने की कोशिश करेंगे। अगली रात वो लोग क्लब पहुंचे। वहां का माहौल शोरगुल और रंगीन रोशनी से भरा था। अनन्या ने देखा कि एक जवान लड़का बार के पीछे ड्रिंक्स बना रहा था। उसकी शक्ल मिस्टर शर्मा के बताए हुलिये से मिलती थी। अनन्या ने राहुल को इशारा किया और दोनों बार की तरफ बढ़े। सोनू बाहर नजर रखने के लिए रुक गया। अनन्या ने रोहन से कहा, हाय, क्या आप रोहन हैं? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। रोहन ने उसे घूर कर देखा और बोला, मुझे नहीं पता आप कौन हैं और मुझे कोई बात नहीं करनी। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, ये आपके भाई अर्जुन के बारे में है। अगर आप नहीं बात करेंगे तो पुलिस यहाँ आ सकती है। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, यहाँ नहीं, पीछे चलो। वो उन्हें क्लब के पिछले हिस्से में एक छोटे से कमरे में ले गया। वहाँ उसने पूछा, आप अर्जुन के बारे में क्या जानते हैं? अनन्या ने कहा, हमें पता है कि वो एक बड़े धंधे का मास्टरमाइंड है और तुम उसकी कमजोरी हो। अगर तुम हमारी मदद करो तो शायद तुम्हें बचाया जा सके। रोहन ने गहरी सांस ली और बोला, अर्जुन मेरा भाई है, लेकिन मैं उसके काम से दूर रहता हूँ। वो मुझे अपने धंधे में नहीं घसीटना चाहता, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर उसे पता चला कि मैं खतरे में हूँ तो वो जरूर आएगा। अनन्या ने कहा, तो हमें ऐसा करना होगा। प्लान ये बना कि रोहन अर्जुन को फोन करेगा और कहेगा कि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं। राहुल ने कहा, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। रोहन ने हामी भरी और बोला, मैं तैयार हूँ, बस मुझे बचाने का वादा करो। अगले दिन रोहन ने अर्जुन को फोन किया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, भाई, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। क्लब
के पास मुझे धमकी दे रहे हैं। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। अनन्या, राहुल और सोनू ने पुलिस को पहले से अलर्ट कर दिया था। क्लब के बाहर वो लोग छुपकर इंतजार करने लगे। कुछ घंटों बाद एक काली गाड़ी तेजी से आई और उसमें से एक लंबा, सख्त चेहरे वाला शख्स उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता साफ दिख रही थी। वो अर्जुन था। जैसे ही वो रोहन की तरफ बढ़ा, पुलिस ने उसे घेर लिया। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन सोनू ने पीछे से उसका रास्ता रोक लिया। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और गाड़ी में डाल दिया। रोहन को भी सुरक्षा के लिए ले जाया गया। थाने में पूछताछ शुरू हुई। अर्जुन पहले चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने रोहन की सेफ्टी का हवाला दिया तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि वो नकली दवाइयों के धंधे का असली सरगना था। राकेश और प्रोफेसर उसके लिए सिर्फ मोहरे थे। उसने ये भी बताया कि संजना की मौत के बाद उसने अपने ठिकाने बदल दिए थे, लेकिन अनन्या की वजह से उसका खेल खत्म हो गया। पुलिस ने उसके सारे नेटवर्क का पता लगाने की तैयारी शुरू कर दी। अनन्या को लगा कि अब सब खत्म हो गया। गांव में उसकी बहादुरी की कहानी हर जुबान पर थी। उसके पिता ने कहा, बेटी, तूने हमारा नाम सचमुच रोशन कर दिया। लेकिन एक रात जब वो अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी तो फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, अर्जुन सिर्फ एक कड़ी था, असली खेल अभी बाकी है। फोन कट गया। अनन्या ने फोन को टेबल पर रखा और सोचा, ये कौन था। उसकी आंखों में फिर वही चमक थी। वो जानती थी कि उसकी जंग अभी पूरी नहीं हुई थी। अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद अनन्या को लगा था कि अब उसकी जिंदगी में शांति आएगी। शहर में उसकी वाहवाही हो रही थी। लोग उसे एक नन्ही जासूस की तरह देखते थे। स्कूल में भी उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। लेकिन उस फोन कॉल ने उसके मन में फिर से हलचल मचा दी। अर्जुन सिर्फ एक कड़ी था, असली खेल अभी बाकी है। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने राहुल और सोनू को सुबह बुलाया और सारी बात बताई। राहुल ने कहा, ये कोई नया दुश्मन हो सकता है जो अर्जुन के पीछे था। सोनू ने सुझाव दिया, हमें उस फोन नंबर को ट्रेस करना चाहिए। मेरे पास एक दोस्त है जो इसमें मदद कर सकता है। अनन्या ने सहमति जताई और सोनू अपने दोस्त के पास चला गया। कुछ घंटों बाद वो वापस आया और बोला, नंबर एक प्रीपेड सिम का है जो शहर के पुराने बस स्टैंड के पास से लिया गया था। लेकिन कॉल करने वाला बहुत चालाक है। उसने लोकेशन छुपाने के लिए कुछ तकनीक का इस्तेमाल किया। अनन्या ने सोचा कि ये कोई साधारण शख्स नहीं हो सकता। उसने कहा, हमें बस स्टैंड पर जाकर देखना चाहिए, शायद कोई सुराग मिले। तीनों अगली सुबह बस स्टैंड पहुंचे। वहां भीड़ थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। अनन्या ने एक चाय वाले से पूछा, क्या यहाँ कोई अजीब शख्स हाल में दिखा है। चाय वाले ने कहा, हाँ, एक आदमी था, लंबा सा, हमेशा चश्मा पहने रहता था। वो रोज यहाँ आता था, फोन पर बात करता था और फिर चला जाता था। अनन्या को ये बात अहम लगी। उसने सोनू से कहा, हमें उस आदमी की तलाश करनी होगी। अगले दिन वो लोग फिर बस स्टैंड गए और छुपकर नजर रखने लगे। दोपहर के वक्त एक लंबा शख्स दिखा जिसने काला चश्मा पहना था। वो एक कोने में खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। अनन्या ने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन शोर में कुछ साफ नहीं हुआ। तभी वो शख्स तेजी से एक गली में मुड़ा और गायब हो गया। राहुल ने कहा, हमें उसका पीछा करना चाहिए था, लेकिन अनन्या ने कहा, नहीं, वो चाहता है कि हम उसके पीछे भागें। हमें अपने तरीके से काम करना होगा। उसने सोनू से कहा, क्या तुम बस स्टैंड के आसपास के सीसीटीवी
फुटेज चेक कर सकते हो। सोनू ने हामी भरी और अपने दोस्त के जरिए फुटेज हासिल करने की कोशिश शुरू की। 2 दिन बाद उसे एक क्लिप मिली जिसमें वो चश्मे वाला शख्स एक गाड़ी में बैठता दिख रहा था। गाड़ी का नंबर साफ था। सोनू ने उस नंबर को ट्रेस किया और पता चला कि वो एक किराए की गाड़ी थी जो एक लोकल एजेंसी से ली गई थी। अनन्या ने कहा, हमें उस एजेंसी पर जाना होगा। वो लोग एजेंसी पहुंचे और मैनेजर से बात की। अनन्या ने कहा, हमें उस शख्स के बारे में जानना है जिसने ये गाड़ी किराए पर ली थी। मैनेजर ने रजिस्टर चेक किया और बोला, उसका नाम है करण वर्मा। उसने अपना पता एक होटल का दिया था जो शहर के बाहरी इलाके में है। अनन्या, राहुल और सोनू उस होटल की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने रिसेप्शन पर पूछा, क्या करण वर्मा यहाँ रुका था? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हाँ, वो 2 दिन पहले यहाँ था लेकिन अब चेकआउट कर गया। अनन्या ने पूछा, क्या उसके कमरे में कुछ छूटा था? रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वो चेक कर सकता है। कुछ देर बाद वो एक छोटा सा डायरी लेकर आया जो करण के कमरे में बेड के नीचे मिली थी। अनन्या ने डायरी खोली। उसमें कुछ नाम और नंबर लिखे थे, साथ ही एक जगह लिखा था, अगला कदम अनन्या को चुप कराओ। ये देखकर अनन्या के हाथ ठंडे पड़ गए। राहुल ने कहा, ये शख्स तुम्हारे पीछे है। अनन्या ने कहा, हमें करण को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो कुछ करे। डायरी में एक और नाम था, मदन लाल। सोनू ने कहा, मैं इस नाम को चेक करूंगा। उसने पता लगाया कि मदन लाल एक पुराना अपराधी था जो जेल से हाल ही में छूटा था और अर्जुन का पुराना साथी था। अनन्या को समझ आ गया कि करण शायद अर्जुन का बदला लेने के लिए काम कर रहा था। उसने पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने मदन लाल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उसे एक गोदाम से गिरफ्तार कर लिया जहां वो करण से मिलने वाला था। पूछताछ में मदन लाल ने बताया कि करण अर्जुन का खास आदमी था जो धंधे को फिर से शुरू करना चाहता था। उसने ये भी कहा कि करण का अगला प्लान अनन्या को गायब करना था। पुलिस ने करण की तलाश तेज कर दी, लेकिन उसी रात अनन्या के हॉस्टल के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा और हॉस्टल की दीवार पर चढ़ने लगा। अनन्या अपने कमरे में थी जब उसे खिड़की पर हल्की सी खटपट सुनाई दी। उसने फौरन राहुल को फोन किया और कहा, कोई यहाँ है। राहुल और सोनू दौड़ते हुए आए, लेकिन तब तक वो शख्स अंदर घुस चुका था। अनन्या ने हिम्मत दिखाई और पास पड़ा लैंप उठाकर उस शख्स पर फेंक दिया। वो करण था। उसने अनन्या की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी राहुल और सोनू ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया गया और करण को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो अर्जुन का प्लान पूरा करना चाहता था और अनन्या को रास्ते से हटाना उसकी प्राथमिकता थी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। अनन्या ने राहत की सांस ली। गांव में उसकी बहादुरी की एक और कहानी जुड़ गई। लेकिन एक सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तो उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने बहुत कुछ रोका पर मैं अभी भी हूँ। अनन्या ने मैसेज को देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, मैं भी अभी हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। करण की गिरफ्तारी के बाद अनन्या को थोड़ा सुकून मिला था। पुलिस ने उसे आश्वासन दिया था कि अब कोई खतरा नहीं है। हॉस्टल में उसके दोस्त उसे हीरो की तरह देखते थे और गांव से उसके माता पिता का फोन आया जिसमें उन्होंने कहा, बेटी, तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन वो अनजान नंबर से आया मैसेज अनन्या के दिमाग में बार बार घूम रहा था, तुमने बहुत कुछ रोका पर मैं अभी भी हूँ। ये शब्द एक चुनौती की तरह लग रहे थे। उसने राहुल और सोनू को बुलाया और
मैसेज दिखाया। राहुल ने कहा, ये कोई नया खिलाड़ी हो सकता है जो अब तक छुपा हुआ था। सोनू ने सुझाव दिया, हमें इस नंबर को ट्रेस करना चाहिए, शायद कोई सुराग मिले। उसने अपने दोस्त से फिर मदद मांगी और कुछ घंटों बाद पता चला कि नंबर एक डिस्पोजेबल फोन का था जो शहर के एक साइबर कैफे से इस्तेमाल हुआ था। अनन्या ने कहा, हमें उस कैफे पर जाना होगा। अगली सुबह वो लोग साइबर कैफे पहुंचे। वहां का मालिक एक जवान लड़का था जिसने कहा, यहाँ रोज दर्जनों लोग आते हैं, मुझे कुछ खास याद नहीं। अनन्या ने पूछा, क्या आपके पास सीसीटीवी है? मालिक ने हामी भरी और उन्हें पिछले दिन की फुटेज दिखाई। एक क्लिप में एक शख्स दिखा जिसने टोपी पहनी थी और चेहरा ढका हुआ था। वो एक फोन पर कुछ टाइप करता दिखा और फिर चला गया। अनन्या ने कहा, ये वही हो सकता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं है। सोनू ने फुटेज को जूम किया और देखा कि उस शख्स के हाथ में एक अंगूठी थी जिसमें एक खास निशान था, एक सांप का चिन्ह। अनन्या को ये अंगूठी जानी पहचानी लगी। उसने सोचा कि उसने इसे पहले कहीं देखा है। रास्ते में वो लोग आपस में बात करते रहे। राहुल ने कहा, शायद ये कोई पुराना जानकार है जो अब सामने आ रहा है। अनन्या ने कहा, मुझे याद आया, स्कूल के फेस्टिवल में एक शख्स था जिसके हाथ में ऐसी अंगूठी थी। वो प्रोफेसर अखिल से बात कर रहा था। सोनू ने कहा, हमें स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन वो लोग स्कूल गए और प्रिंसिपल से मिले। अनन्या ने कहा, हमें फेस्टिवल के मेहमानों की लिस्ट चाहिए। प्रिंसिपल ने पुराना रजिस्टर निकाला। उसमें एक नाम था, विशाल चौधरी। वो एक लोकल बिजनेसमैन था जो उस दिन स्कूल आया था। अनन्या ने सोनू से कहा, हमें विशाल चौधरी का पता लगाना होगा। उद्धरण चिन्ह। सोनू ने अपनी जासूसी शुरू की और पता चला कि विशाल का ऑफिस शहर के औद्योगिक इलाके में था। वो लोग वहां पहुंचे। ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन अनन्या ने एक बहाना बनाया और कहा, हमें विशाल सर से एक प्रोजेक्ट के लिए मिलना है। गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। विशाल अपने केबिन में बैठा था। वो एक मोटा सख्त चेहरा वाला शख्स था जिसके हाथ में वही सांप वाली अंगूठी चमक रही थी। उसने अनन्या को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनन्या ने सीधे कहा, मुझे पता है कि आपने वो मैसेज भेजा था। आप अर्जुन और राकेश के पीछे थे, है न? विशाल हंसा और बोला, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन ये होशियारी तुम्हें ले डूबेगी। उसने अपने डेस्क से एक बटन दबाया और दो गुंडे अंदर आ गए। राहुल और सोनू ने अनन्या को पीछे खींचा, लेकिन गुंडों ने उन्हें घेर लिया। विशाल ने कहा, तुमने मेरा धंधा चौपट किया, अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगा। अनन्या ने हिम्मत दिखाई और कहा, आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस को सब पता है। विशाल का चेहरा लाल हो गया। उसने गुंडों को इशारा किया, लेकिन तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। सोनू ने पहले ही पुलिस को मैसेज कर दिया था। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी और विशाल को पकड़ लिया। गुंडे भागने की कोशिश में पकड़े गए। पूछताछ में विशाल ने कबूल किया कि वो इस पूरे नेटवर्क का असली मालिक था। अर्जुन, राकेश और प्रोफेसर उसके लिए काम करते थे। उसने कहा, मैंने सोचा था कि एक लड़की मुझे नहीं रोक सकती, लेकिन मैं गलत था। पुलिस ने उसके सारे ठिकानों पर छापा मारा और धंधे को पूरी तरह बंद कर दिया। अनन्या की बहादुरी की खबर फिर से फैल गई। गांव में लोग कहने लगे, ये बेटी नहीं, शेरनी है। उसने अपने परिवार का नाम और ऊंचा कर दिया। लेकिन एक रात जब वो अपने कमरे में थी, तो खिड़की पर एक कौवा आकर बैठा। उसके पैर में एक कागज बंधा था। अनन्या ने उसे खोला। उसमें लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है।
अनन्या ने कागज को हाथ में लिया और बाहर अंधेरे को देखा। उसने कहा, मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी जंग अभी पूरी नहीं हुई थी। विशाल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद अनन्या को लगा कि अब उसकी जिंदगी में सचमुच शांति आ जाएगी। पुलिस ने पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया था और शहर में लोग उसे एक मिसाल के तौर पर देखते थे। स्कूल में उसका सम्मान बढ़ गया था और गांव में उसके माता पिता को हर कोई बधाई दे रहा था। उस रात जब कोई के पैर में बंधा कागज मिला जिसमें लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है, अनन्या ने उसे गंभीरता से लिया। उसने राहुल और सोनू को बुलाया और कहा, ये आखिरी चुनौती हो सकती है, हमें इसे खत्म करना होगा। राहुल ने कहा, लेकिन अब और कौन बचा है? सोनू ने सुझाव दिया, हमें उस कागज को चेक करना चाहिए, शायद कोई सुराग मिले। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने कागज को ध्यान से देखा। उस पर स्याही में हल्की सी खुशबू थी जो उसे जानी पहचानी लगी। उसने कहा, ये वही स्याही है जो उस किताबों की दुकान से मिलती थी। तीनों फिर से साहित्य संग्रह दुकान पर गए। वहां वो बुजुर्ग शख्स फिर से मिला। अनन्या ने कागज दिखाते हुए पूछा, क्या आपने ये लिखा? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और बोला, नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये किसने भेजा। उसने धीरे से कहा, ये मेरा बेटा, तुमने बहुत कुछ उजागर किया, लेकिन एक शख्स अभी भी बाहर है, श्यामलाल। वो इस धंधे का असली दिमाग था जो सबके पीछे से खेल खेल रहा था। अनन्या ने पूछा, वो कहाँ है? बुजुर्ग ने कहा, वो शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में छुपा है, लेकिन सावधान रहना, वो बहुत खतरनाक है। अनन्या ने राहुल और सोनू के साथ प्लान बनाया। उसने पुलिस को अलर्ट किया और अगली रात वो लोग उस मंदिर की तरफ रवाना हुए। मंदिर जंगल के बीच था, जहां रात का सन्नाटा रहस्यमय लग रहा था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक आग जलती दिखी। पास जाकर देखा तो एक शख्स बैठा था जिसके चेहरे पर निशान थे और आंखों में चालाकी। वो श्यामलाल था। अनन्या ने कहा, आपका खेल खत्म हो गया। श्यामलाल हंसा और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने सबको मात दी है। उसने जेब से बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सोनू ने पीछे से उस पर झपट्टा मारा। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और अनन्या ने बंदूक छीन ली। तभी पुलिस वहां पहुंच गई और श्यामलाल को हथकड़ी लगा दी। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो इस पूरे नेटवर्क का असली सरगना था। उसने सालों तक सबको अपने इशारों पर नचाया था, लेकिन अनन्या की हिम्मत के सामने वो हार गया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस बार सचमुच सब खत्म हो गया। अनन्या की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। गांव में लोग उसे नन्ही शेरनी कहने लगे। उसने अपने वादे को पूरा किया और अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। एक दिन जब वो अपने कमरे में थी तो उसे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुमने जीत लिया, अब शांति से जियो। कोई नाम नहीं था, लेकिन अनन्या मुस्कुराई। उसने चिट्ठी को रखा और खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था और हवा में आजादी की महक थी। उसने कहा, अब सचमुच खेल खत्म हुआ। उद्धरण चिन्ह। और उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और